वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के और आर्थिक विशेषज्ञ विनोद बंसल जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत विनोद जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर दी है और जो स्थितियां पाकिस्तान की, जिस तरीके से पाकिस्तान पर जाहिर तौर पर एक बड़ा कर्ज है और इस कर्ज को चुकाने की जहां पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है, दूसरी ओर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है और अब ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया। नमस्कार। देखिए, आपने कैसे देश से कंपैरिजन किया है। जिसको आप टैरिफ लगाइए या ना लगाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि चिंता वो करेंगे जिन्होंने उससे पैसा लेना है, क्योंकि उस पर इतना कर्ज है कि अब वो ये कहने लगा है कि एक वो पुरानी कहावत आती थी कि नींद नहीं आ रही है, तो पत्नी ने कहा कि मैं जाती हूं, तो उसने जाके बोला कि अब वो पैसा नहीं दे पाएंगे, जो करना है आपको कर लीजिए। तो अब नींद उसको नहीं आएगी जिसने पैसा लेना है। तो पाकिस्तान पर ये टैरिफ वॉर से जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि वो कंट्री सिर्फ टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट था। उसके पास कोई एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा विजन नहीं था जिसके साथ वो पूरे वर्ल्ड के साथ कहीं चल पा रहा हो। पूरी दुनिया से सिर्फ उसका एक ही काम है कि वो कर्ज लेता है खाली, और कुछ उसके बदले में क्या दे रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा अभी तक। तो सिचुएशन ये है कि जिस तरह से जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट था उस पर भी 29% जो टैरिफ लगा, तो अब पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है वो किस तरह से कंपीट कर पाएगा पूरे वर्ल्ड के साथ, वो अपने आप में बड़ा मुश्किल है। हालांकि अमेरिका के लिए इस टैरिफ वॉर एक अलग इशू है, पूरी दुनिया के साथ रेसिप्रोकल आएगा, पर पाकिस्तान के पास तो ये सिचुएशन भी नहीं है कि वो रेसिप्रोकल क्या लगाए, क्योंकि पहले से उसका इतनी महंगाई है, इतना इन्फ्लेशन है कि उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल और महंगा हो जाएगा। विनोद जी, ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल साबित होता नजर आएगा। इस बीच एक रिएक्शन यहां पर मैं आरजू जी का भी लेना चाहूंगा। आरजू जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा टैरिफ प्लान में बदलाव किया गया है, इस टैरिफ प्लान के बदलाव के बाद पाकिस्तान में क्या स्थितियां इस वक्त आप देख पा रही हैं? किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने रणनीति में बदलाव करने की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है वो तो सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो लोन्स ले लेकर ही गुजारा कर रहे हैं हर तरफ से। अभी कोई ख़ास हमारी जो है वो ट्रेड या कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई है जिसको हम ये कह सकेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में एक बहुत छोटी कंट्री है। यहाँ पर तो चाहे आप जापान को ले लें, चाइना को ले लें, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लें, सभी इस टैरिफ को लेकर परेशान है। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को ज़्यादा आगे तक ले जा पाएंगे। उनको इस टैरिफ की जो वॉर उन्होंने स्टार्ट की है उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और हो सकता है काफ़ी हद तक लोगों को उम्मीद है कि शायद उसको वापस भी लें, लेकिन कई कंट्रीज़ ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी पाकिस्तान की जैसे बात है तो वो तो मैं कह रही हूँ कि जाहिर है हमारे पास उस तरह से इकोनॉमी हमारी नहीं है, तो हम उसमें कहीं पर मैनेज कर पाएँ बहुत मुश्किल लगता है। जी जावेद साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से यहाँ पर आरजू ने भी जिक्र किया कि जाहिर तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में अब टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी अमेरिका के द्वारा की गई है। जावेद जी, क्या आप इसे एक अतिरिक्त भार के तौर पर देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि ये एक अतिरिक्त भार है, या आप भी आरजू जी की बात से वाकिफ रखते हैं कि अमेरिका ज़्यादा लंबे समय तक इस टैरिफ की बढ़ोतरी को नहीं रख पाएगा? जी अभिषेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए जी, मैं बिल्कुल आरजू साहबा की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है इसमें अभी कहीं ना कहीं बातचीत की जो है वो गुंजाइश भी है, क्योंकि देखिए जो लोग ट्रंप को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है और प्रेसिडेंट वो बाद में आते हैं। उनका हमेशा ये होता है कि एक हाथ में उनके थ्रेट्स होते हैं और एक हाथ में उनकी होती है डील, और मकसद उनका होता है कि मैंने अपनी डील हासिल करनी है। अभी जो 180 मुल्क है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। अभी जो हमारे इंडियन पैनलिस्ट कह रहे थे वो शायद ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही सारा ठेका जो है वो छोड़ दिया गया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ट्रंप इसमें यही चाहेंगे कि सब उनके साथ बैठे बात करें, लेकिन मुझे शरायत जो कि ज्यादातर अमेरिका के हक में जाए। तो इस हवाले से मैं यही कहूंगा, आरजू जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी इकोनॉमी में ऑब्वियसली वो वाली सकत नहीं है कि हम कोई बिल्कुल इससे साफ बच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे एरियाज मिल जाते हैं जो आपके लिए अच्छे भी होते हैं। क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी होती है। ये ठीक है कि टेक्सटाइल पे हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, मगर ये मत भूलें बांग्लादेश पे 37% टैरिफ लगा है। इसका फायदा कहीं ना कहीं हमें भी होगा और हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी आएगी। मकसद क्या है, हमें इसमें क्या करना है? हमें करना है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग अच्छी करें,
अपने लिए और भी मंडियां ढूंढे। ये हमारे लिए बहुत अहम है, सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड ना करें। और सबसे बढ़ के कि जो हमारी बिजनेस कॉस्ट है उसको भी हमें रैशनल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बात भी सही है कि हमारी इकोनॉमी पहले भी बहुत ज्यादा बूम नहीं कर रही थी। एक पॉजिटिव चीज मैं इसमें जो है हमारे हवाले से मैं इसमें ऐड करूंगा कि आप देख लें जब से ये ऐलान हुआ है, मतलब ट्रंप ने पूरा जो है पूरे एक सिस्टम को हिला दिया है। जी यहाँ पे अगर हमारी स्टॉक एक्सचेंज की आप बात करें तो वो बहुत अच्छे पॉइंट्स तक जा भी रही है, और उसकी बहुत अच्छी वजह है कि हमारे यहाँ बिजली की कीमतें कम भी हुई हैं, जिसको हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा माना जा रहा है। तो कहीं जी ना कहीं मैं समझता हूँ उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, और हमारी हुकूमत कोई हाथ पे हाथ रख के बैठी नहीं है। जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया, हमारे यहाँ 2 कमेटीज बनी है, एक स्टेयरिंग कमेटी है और एक वर्किंग ग्रुप बना है, जिन्होंने अमेरिका से नेगोशिएशंस भी करनी है। और जो मैंने जी शुरू में कहा, जी ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि जो उन्होंने ऐलान किया, जो फिगर है, किसी को 37% टैरिफ आ गया, किसी को 26% आ गया, किसी को 29% आ गया, वो चाहते हैं कि इस पे कहीं ना कहीं बात करें टेबल पे, ताकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी फायदा हो। मुझे जी लगता है कि आगे जाके इसमें बातचीत के रास्ते भी निकल आएंगे और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हल भी हो जाएगा। चलिए जावेद जी, मतलब आपके हिसाब से आगे चलकर बातचीत के रास्ते जो है वो भी निकलते नजर आएंगे। और विनोद बंसल जी लगातार बने हुए, विनोद बंसल जी का भी रुख करेंगे। रावल जी माफ कीजिएगा। विनोद जी, जिस तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको कोई व्यापारिक ये फैसला लगता है, या आपको लगता है जिस तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है टिट फॉर टैट, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा व्यवहार मैं भी आपके साथ करूंगा, ये उस तरीके से अमेरिका ने कदम उठाया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा, जिस तरीके से ट्रेड करेगा, जैसे टैक्स लगाएगा, हम भी उसके ऊपर उस तरह से टैक्स लगाते हुए नजर आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरजू जी का और जावेद जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम ईमानदारी से प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह समझा। जी ये आज मुझे आज पहली बार किसी पैनल में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के किसी पत्रकार ने या किसी इकोनॉमिस्ट ने एटलीस्ट एक बीमारी है इसको माना तो सही कि है, क्योंकि जब ये मानेंगे तब उसका इलाज भी निकलेगा। और जावेद साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हर समस्या के अंदर अपॉर्चुनिटी भी होती है, और यही समझने की आपके देश को भी जरूरत है, हमारे देश को भी जरूरत है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं उस बात से। कम से कम आप समस्या को समझे तो सही कि हाँ प्रॉब्लम है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो आपने कहा कि क्या ये टिट फॉर टैट है। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि मुझे जैसा हैंडल किया जा रहा है, मुझे हैरानी होती है कि मेरे से पहले राष्ट्रपति जो रहे उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज मेरा अलग है, मैं एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज भी बनाने जा रहा हूं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि अमेरिका की क्या मजबूरियां हैं ऐसा जो उनको ये करना पड़ रहा है। अमेरिका की मजबूरियां ये है साहब कि $36 ट्रिलियन का जो डेट है उनके सर पे भी है जी और वो उस डेट को पे ऑफ करने के लिए उनकी मैच्योरिटीज बिल्कुल सर पर आ रही हैं, तो उनको भी पैसा देना है। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र है। जहां तक बात कर रहे थे जावेद जी के ये खाली बिजनेसमैन की टिट फॉर टैट है, देखिए बिजनेसमैन है वो, और बिजनेसमैन भले ही आप उसको किसी भी पोस्ट पर बैठा दीजिए, वो अपने बिजनेसमैन को नहीं भूलता है। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। और उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी इज अ वेरी टफ गाय, क्योंकि ही इज अ वेरी टिपिकल बिजनेसमैन फैमिली who knows how to handle the negotiations। तो अभी negotiations होंगी, मैं एग्रीड हूं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगाए जाएंगे, वो भी उसी नेगोशिएशन स्किल का पार्ट है। कौन क्या करेगा, और उससे सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, पूरा बाजार इधर उधर हो रहा है। चाइना का LNG उन्होंने आज अमेरिका से शिफ्ट करके यूरोप की तरफ किया, वहां से इंपोर्ट करने के लिए, तो $2.4 बिलियन का वो डिफरेंस पड़ने जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होनी जा रही हैं। लेकिन मैं जावेद जी आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो आपने कहा कि आपकी जो सरकार ने अब कमेटीज बनाई है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पहले से पता लग चुकी थी, और हमारा देश, हमारी सरकार इसके ऊपर पहले से काम कर रही थी। इसके लिए मीटिंग भी हुई, उन्होंने कहा कि मुझे मिलके गए हैं, और ये डिस्कशंस भी हुई। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को और आपकी सरकारों को आगे बढ़ना होगा, कैसे इसके ऊपर चीजों को हैंडल किया जाए, उस पर किया जाए। समस्याएं आती हैं, जिस तरह से शेयर बाजार की आप बात कर रहे थे कि रिएक्शंस की, तो शेयर बाजार के जो रिएक्शंस हैं मुझे तो शॉर्ट टर्म लगते हैं, मैं इसको लॉन्ग टर्म नहीं मानने को तैयार। लेकिन अमेरिकन बाजार, इसमें ज्यादा जो नुकसान है, मैं इस बात से एग्रीड हूं कि मुझे लगता है कि इसमें बैकक्लैश अमेरिका पर होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को उन्होंने कर दिया। किसी एक देश के साथ अभी तक टैरिफ को यह माना जाता था, जब भी किसी पर लगाया जाता था वो सैंक्शंस का पार्ट था।
आज आप पूरे, और ये 52 कंट्रीज पर है, ईयू जो है वो अपने आप में 27 कंट्रीज है, तो अगर आप उसको 52 कंट्रीज पर आप ये टैरिफ लगाते हैं और ईयू के साथ आपके जिस तरह के रिश्ते हैं उन पर असर पड़ता है, और आप भी खुद उन्हीं कमिटीज का पार्ट है जहां पर ये नेगोशिएशंस किए जाते हैं, जहां देश बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। तो अभी एक समय आ गया है कि इस पर डिस्कशंस होंगे, नो डाउट, लेकिन अभी क्योंकि शॉर्ट टर्म है, अभी हम उस पर बिल्कुल 2 दिन पुरानी बात है, अभी चीजें निकल के आएंगी कैसे, क्योंकि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ने जा रही है। जब टेक्सटाइल पाकिस्तान का वहां महंगा बिकेगा और भारत का अगर फार्मा पर अभी एग्जम्प किया उन्होंने, जो सेक्टर्स पर उन्होंने लगाया उस पर जो फर्क पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर अमेरिका के बाजारों पर भी पड़ेगा और अमेरिका के कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देना होगा जो पहले से ही उस समस्या से जूझ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मंदी की आहट भी हो सकती है और उससे हमें निपटना होगा। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। आरजू जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर विनोद जी ने सेक्टर का रुख जिक्र किया, अगर आरजू जी बात सेक्टर को लेकर की जाए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस 29% टैरिफ का पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे तो खैर टेक्सटाइल वगैरह के ऊपर ही ज्यादा पाकिस्तान काम करता है तो वही लगता है, लेकिन बात सारी ये कि अमेरिका जो है वो अब उतना पावरफुल नहीं रहा है जैसे कि पहले हुआ करता था। आप देख लीजिए, ईरान से बात करने को कहते हैं, ईरान मना कर देता है। अफगानिस्तान से कहते हैं वेपन दे दो, वो कहते हैं चलो नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान की अगर बात आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है, कभी भारत के लिए, कभी चाइना को डील करने के लिए, कभी अफगानिस्तान को डील करने के लिए। तो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है, वो हो सकता है कि वो बाद में उसको वापस भी ले लें, क्योंकि जाहिर है हर एक को पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री क्या पे कर सकती है। अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूरोपियन और चाइना और इस तरह की कंट्रीज अगर उन्हें मना कर रही हैं और ऊपर से जाकर उनको कह रही हैं कि सही नहीं है, तो पाकिस्तान तो उस लिस्ट में आता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इस चीज को ज्यादा देर लेकर चल पाएंगे और इनको कहीं ना कहीं अमेरिका को ही अपने जो फैसले किए हैं उसको ही रिवर्ट करना पड़ेगा। जी ठीक है। जावेद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता ही नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई वैकल्पिक बाजार है जो इस बोझ की, या यूं कहें कि इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? देखिए, अगेन वही बात है कि मैं यहाँ पे विनोद जी से भी एग्री करता हूँ कि बिल्कुल ये चीज अभी अभी हुई है, इसको 1 से 2 दिन ही हुए हैं, तो बहुत जल्द हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते। अभी जो टाइम है, मतलब इंडिया के लिए भी, हमारे लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, फिलहाल इसके असरात का जायजा लें और उसकी रोशनी में जो आपका बैकअप प्लान है उसको सामने लेकर आए। आपका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो अभी मैं समझता हूँ ये वो टाइम है जिसमें चीजों को जज किया जा रहा है, इसका अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि कैसे हम इससे समझ सकते हैं। और मैं अगेन कहूंगा कि हमने इस बारे में आगाज किया कि बाकायदा अमेरिका के साथ इस बारे में टॉक्स होनी चाहिए और उस हवाले से जो हमारे वजीर खजाना है वो भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं वही कहूंगा कि हमें एक चीज में इंडिया से सीखना होगा कि भाई कहीं ना कहीं आपकी जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो उसकी ब्रांडिंग को भी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आपने अपनी बिजनेस जो होती है कॉस्ट उसको कैसे इंप्रूव करना है। ये चीज हमें उनसे सीखनी होगी। एक टोकरी के अंदर सारे अंडे डालने नहीं चाहिए। वही बात है कि टेक्सटाइल ही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल क्यों, इसके अलावा भी और सेक्टर के अंदर भी हमें अपने एक्सपोर्ट के हवाले से आगे जाना होगा। मैं समझता हूँ ये हाई टाइम है। वही जो मैंने यही कहा कि ये एक क्राइसिस आया है और इसमें अगर हमें आगे निकलना है और फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को, अगर हमें अपने आप को सेव करना होगा, तो सिर्फ एक टेक्सटाइल के ऊपर आपको अपने सारे अंडे एक टोकरी में डालने नहीं चाहिए। जी विनोद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने पहले बातचीत में जिक्र किया था कि जो अमेरिकी लोग हैं उनके ऊपर इसका भार सबसे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा, अगर इस टैरिफ वॉर को लेकर बात की जाए विनोद जी, तो ऐसे में माना जाए कि जो मध्यस्थता की बात कही जा रही है कि अमेरिका लंबे समय तक इस टैरिफ प्लान के साथ नहीं टिक पाएगा, तो ऐसे में क्या इसके लिए बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अमेरिकी लोग? क्योंकि जाहिर तौर पर जब अमेरिका में चीजें महंगी होती नजर आएंगी तो उसके पास वहां पर भी विरोध होना शुरू होगा, वहां पर भी लोग जो है इस चीज का विरोध करते नजर आएंगे और इसके बाद अमेरिकी सरकार दबाव में आएगी। देखिए, जब चीजें महंगी होंगी तो अल्टीमेटली उसका असर जो है वो आम आवाम पर, आम पब्लिक पर पड़ता है। वो कोई सरकारों ने तो फैसले करने हैं, भले ही आरजू जी हो या जावेद साहब हो, अल्टीमेटली सफरर ये लोग हैं। सरकारें तो अपना फैसला करके एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन उस बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अमेरिका की जो पब्लिक है
जब उनका सामान महंगा होगा तो उन पर असर आएगा। तो अल्टीमेटली लेकिन अमेरिका की एक खासियत यह है उस देशों की कि वो इतने ताकतवर देश है कि वो कोविड में आप देखिए उन्होंने कैसे अपने सिटीजन्स के लिए अपने खजाने खोल दिए, जबकि आप बाकी कंट्रीज को देखें तो उनके पास पहले से ही बुरा हाल था तो वो और ज्यादा मर गए। तो सवाल यह है कि जो पहले कंगाली से जूझ रहा हो, आप उससे कहें कि मुझे 10,000 रुपए और दे दीजिए तो उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास, लेकिन जिसके पास खजाना है उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर बात आ रही है कि कौन सा देश इस टैरिफ को कितना लंबा झेल पाएगा या कितना उसको अकोमोडेट कर पाता है। तो जिस तरह से ये हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पर ये जो हुआ अटैक और जिस तरह से वो पहले से ही परेशानी में थे वो कैसे झेलेंगे, बाकी कंट्रीज पर इंपैक्ट आया वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन उनका एक्सपोर्ट अमेरिका के पास है, अमेरिका की मजबूरी है उनसे डील करना। पाकिस्तान के साथ शायद उनकी मजबूरी उतनी बड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, आने वाला समय बताएगा। जहां तक भारत की बात है, भारत जो है आईटी सेक्टर में अपना दबदबा बनाए बैठा है, जिसके अंदर अमेरिका के पास चॉइसेस नहीं है कि वहां से वो कैसे आईटी सेक्टर को इग्नोर कर देगा, फार्मा को कैसे इग्नोर करेगा। उसके अलावा चिप इंडस्ट्री, जिस तरह से इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह सबक सीखना होगा कि हमें अपनी इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री को और बाकी मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ना होगा। खाली आप टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि आपके पास कॉटन है, आपके पास टेक्सटाइल है, आप उसको यूज करके अभी तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक कंफर्ट जोन में कहीं बैठे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलना होगा। यहां का जो यूथ है, मैं जानता हूं वो बहुत मेहनती है, उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा और अपने देश पर इन लोगों को भी दबाव बनाना होगा कि इस तरह से चीजें करें। अमेरिका पर बिल्कुल दबाव पड़ेगा, मुझे लगता है अमेरिका बैकलैश में होगा और कुछ ना कुछ चीजें आप बिल्कुल इसमें से वापस भी ली जाएंगी। अब वो किस पर कितना इंपैक्ट होगा, कौन कितना नेगोशिएशन कर पाएगा, सवाल ये इस वक्त ट्रंप ने अपना कार्ड खेला है, उन्होंने अपने रेट लिस्ट दे दी है कि ये हमारी रेट लिस्ट है। अब सवाल ये कि सामने का जो बायर है उसको अब नेगोशिएट करना है, वो कौन कितना बड़ा नेगोशिएटर होगा वो डिपेंड करता है। इंडिया को तो उन्होंने खुद ही कह दिया बहुत बड़े नेगोशिएटर है, तो इसका मतलब इंडिया तो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए मध्यस्थता इंडिया को करनी होगी और इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। दूसरी ओर आरजू जी, मैं आपका रुख करूंगा और यहाँ पर निर्यात मॉडल को लेकर मैं समझना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो निर्यात मॉडल है, क्या उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्या किसी बदलाव के संकेत आपको देखने को मिले बतौर पत्रकार? देखिए, यहाँ पे पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं उनको तो डेफिनेटली देखना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर नहीं चल सकता, इनको अपनी ट्रेड भी देखनी होगी और डिफरेंट फील्ड्स में देखनी होगी। सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर काम करना जो है मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। लेकिन जाहिर एक चैलेंज है पाकिस्तान के सामने और ऐसे चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने आने चाहिए, तभी यहाँ से, जैसे सर ने भी कहा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान को जो भी लोग चलाते हैं, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना पड़ेगा। और ये चैलेंजेस मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ है, वरना शायद हम अभी तक कंफर्ट जोन में ही रहते और यही समझते हैं कि यहाँ से वहां से पैसा पकड़ लेंगे और काम चल जाएगा। तो अब उस तरह से काम नहीं चलने वाला। जी ठीक है, मतलब इस तरीके से काम नहीं चलता नजर आएगा। जावेद जी, दूसरी ओर अगर बात इस लॉस को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है इस लॉस की भरपाई हो पाएगी अगर चीन या तुर्की या फिर खाड़ी जैसे जो देश है वहां से अगर समर्थन मिले पाकिस्तान को, वहां से अगर जो आयात निर्यात हो बेहतर तरीके से हो सके, तो जो एक नुकसान होता नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उन नुकसान की भरपाई हो पाएगी, संभव है वो? देखिए अभिषेक, ये चीज एक हद तक आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह से होके बैठ जाए कि जो कुछ होगा अब चाइना हमारी हेल्प को आ जाएगा, या जो और जो हमारे कंट्रीज है, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, वो हमारी हेल्प को आ जाएंगे तो मसले से निकल जाएंगे, ये मसले का हल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपना मसला खुद ही हल करना होता है। वो एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे उस तरह हम उन पर इंतजार कर लें, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और मैं वही कहूँगा, टेक्सटाइल के बाद हमारी जो सीमेंट की इंडस्ट्री, ये भी बहुत अच्छी जा रही है, इसको भी मजीद जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसकी अच्छी ब्रांडिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें टेक्सटाइल पे अपना दबाव कम करना पड़ेगा। और मैं इसमें आखिरी बात यही करूंगा इन तमाम हालात में कि जो ट्रंप साहब ने अभी एक स्टेप लिया है, इस कहा यही जा रहा है कि WTO कहाँ पर है, उसकी जगह तो अमेरिका ने ले ली है। और वो जो अभी सर ने भी कहा कि इस साल के आखिर में बहुत ज्यादा जो है इस बात के असरात आएंगे कि ग्लोबल किस्म का रिसेशन है वो आने वाला है। अब उससे कौन से मुल्क बच पाएंगे, कौन से नहीं उससे बच पाएंगे, ये देखना सबसे अहम होगा। लिहाजा जिसको जो भी करना है उसको बहुत जल्द करना है, ताकि इस मसले से अपने आप को निकाल सके।
बिल्कुल जावेद जी, तमाम देश जो है वो भी यही चाहेंगे कि इस मसले से अपने आप को निकाल पाए, लेकिन विनोद जी दूसरी ओर अगर जिस तरीके से जिक्र करें पूरे विश्व को लेकर, तो तमाम देश जो है वो एकमत होते नजर आ रहे हैं इसमें। बड़े बड़े देशों को लेकर बात करें, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का भी इसमें बयान सामने आया। दूसरी ओर अगर हम यूके के प्रधानमंत्री को लेकर बात करें, उनका भी बयान इस विषय पर सामने आया। सब लोग एकमत होकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ट्रंप का फैसला ये सही नहीं है। जिस तरीके से व्यापार जो है वो विश्व में चल रहा था, उस तरह से व्यापार को चलने देना चाहिए था। क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप का ये फैसला गलत है, या आपको लगता है कि ट्रंप ने जो फैसला लिया है ये वो सही है? देखिए, और तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा, ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को इकट्ठा जरूर कर दिया है। कम से कम किसी एक मुद्दे पर सब एक मत है, भले ही वो पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो या इंडिया हो। आज हम पहली बार हम किसी बात पर लड़ नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं कम से कम। नहीं तो ज्यादातर डिबेट इसी पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं होते। तो हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो बात कही कि इस पर बिल्कुल ट्रंप ने जो फैसला किया है वो गलत या ठीक, तो आने वाला समय इतिहास बताएगा कि कैसा क्या था। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर उनकी कुछ मजबूरियां हैं, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि इस वक्त अमेरिका भी 36 ट्रिलियन डॉलर, मतलब उससे बढ़ता ही जा रहा है, उसके डेट में है। और एक तरह से उनकी भी जरूरतें हैं, उनके पास भी रेवेन्यू का सोर्स उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। और एक इस तरह से क्रिएट की, उन्होंने कहा जब बाकी देश लगाते हैं तो मैं उसका 50% लगा रहा हूं। बड़ा खूबसूरत सा चार्ट आप भी दिखा रहे थे अपने उसके पीछे आपके क्लिपिंग में। तो वो जो चार्ट है उसके अंदर आप देखिए, उन्होंने कहा सबको मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं एक्चुअली, कि मेरे पर 58 लगता है तो मैं इसे 29 लगा रहा हूं। इंडिया 54 है तो उन्होंने 27 कर दिया। ज्यादातर उन्होंने यही किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से रिटेलिएशन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर कहूंगा, क्योंकि कंफर्ट जोन था, एक चीज व्यापार चल रहा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ चल रहा है, एक प्राइसेस सेटल्ड है, बिजनेस चल रहा है। लेकिन अब बिजनेस को दोबारा से रीराइट करना होगा, उसकी प्राइसिंग पॉलिसीज दोबारा होंगी। हो सकता है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को अपने मार्जिन भी कम करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं टैक्सेस को जितना भी रहेगा नेगोशिएशन के बाद ये तो निकल करके आएगा, क्योंकि 100% तो ये विड्रॉ नहीं होने वाला है। जावेद साहब, इस ख्वाब में तो आप भी मत रहिएगा कि ये बिल्कुल इसको वापस ले लेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। तो उस पर नेगोशिएशंस होंगे, और वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की तरह से अपना टेबल सामने रखेंगे, अपनी शीट्स बनाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को अपने, उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका को अपने फ्रंट रनर पे रख के वो बात करेंगे, और हर देश उस पर बात करेगा, और उनका राइट है इस पर कि वो अपनी बात करें। तो उनका कहना यह है कि आप मेरे लिए टैरिफ कम कर दीजिए अमेरिकन गुड्स के लिए अपनी कंट्री में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपनी कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज लगाना चाह रहे हैं, जिससे वहां से बाकी के देश भी उनकी चीजों को कंज्यूम करें, और वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना को ज्यादा जो है, क्योंकि चाइना का सामान इस वक्त पूरी दुनिया में बिकता है, तो अल्टीमेटली वो एक तरह से उसकी जगह लेने की कोशिश है कि कैसे चाइना पर भी टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि चाइना पर भी 34% टैरिफ है। तो जब चाइना का प्रोडक्ट महंगा होगा और उसके मुकाबले अमेरिकन प्रोडक्ट अगर आपको सस्ता मिलेगा, तो मे भी हर कंट्री अपने अपने दोबारा से रीराइट करेगी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, नए मैन्युफैक्चरर्स होंगे, नए कंज्यूमर्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हुई है अभिषेक साहब कि ये सब कुछ पूरी दुनिया के लिए एक उथल पुथल की तरह हो गया है कि कहां क्या किया जाएगा। तो उसका जो इंपैक्ट है अभी वो कुछ दिनों तक कैसा रहेगा, क्योंकि सारे एक्सपोर्ट जो हैं वो रुक गए हैं। पर एक्चुअली वो पुरानी एक कहावत है कि किसी एक को थप्पड़ पड़ा होता तो बाकी बिल्कुल विनोद जी, देखना अब ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस फैसले के बाद बदलाव जो है देखने को मिलते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।